नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हाल ही में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही पर्यावरणीय खबरों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। न केवल उनके हाल फिलहाल के संदर्भ पर हम बात करते हैं, बल्कि उनके स्टैटिक पोर्शन पर भी बात करते हैं। यूपीएससी में हाल ही में एग्जामिनेशन में, विशेष तौर से प्रारंभिक परीक्षा में, ये प्रवृत्ति रही है कि जो खबरें हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, उनके स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की 4 या 5 खबरों को कवर करते हैं। इस बार की हमारी कौन सी खबर होगी? सबसे पहली हमारी आज की खबर होगी जिस पर हम चर्चा करेंगे, साइबेरियाई टाइगर, जिसको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी खबर हमारी होगी हनी बैजर की। तीसरी खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय कैमलीड्स वर्ष की। और चौथी खबर होगी कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की। ये सभी खबरें किसी न किसी कारण से चर्चा में रही हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान अपनी अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। कुछ शाखाओं पर कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा और हमारी इंदौर शाखा में आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पर एडमिशन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी प्रयागराज शाखा है, वहां पर भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम का हाल ही में प्रारंभ हुआ है, और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11:15 बजे। इसमें भी आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर शाखा में जो हमारा कोर्स प्रारंभ हो रहा है हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स, ये 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और इसकी टाइमिंग होगी सुबह 8 बजे। इसी तरह से लखनऊ शाखा में हमारा कोर्स प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर को, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 11:30 बजे। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इनमें जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8750187501। नंबर एक बार और बोल देता हूं, 8750187501। इन नंबरों पर जाकर के कॉल करके भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने सामान्य अध्ययन की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो इन कोर्सेज में अपना एडमिशन जरूर सुनिश्चित कीजिए। इन सभी प्रोग्राम्स का जो एनवायरनमेंट दिस वीक हमारा प्रोग्राम है, इनकी पीडीएफ फाइल की भी आपके द्वारा डिमांड की जा रही है, तो इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारा जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट दिस वीक दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, साइबेरियाई टाइगर, जिसको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये खबर चर्चा में क्यों है? ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि कजाकिस्तान में इस टाइगर को फिर से रीवाइल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी जंगली क्षेत्रों में बसाने का काम किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कजाकिस्तान में जो कैस्पियन टाइगर है, जिसको तुरानियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, वो शिकार के कारण विलुप्त हो चुका है। शिकार के कारण विलुप्त होने के कारण कजाकिस्तान में फिर से उस टाइगर को बसाने की कोशिश की जा रही है, जो कैस्पियन टाइगर या तुरानियन टाइगर का कजिन माना जाता है, उसका चचेरा माना जाता है, जो उसके सबसे निकटस्थ प्रजाति मानी जाती है, और वो प्रजाति है साइबेरियाई टाइगर, जिसको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में कजाकिस्तान में 2 अमूर टाइगर लाए गए हैं, या साइबेरियाई टाइगर लाए गए हैं, और कहां से लाए गए हैं? नीदरलैंड से लाए गए हैं। कजाकिस्तान सरकार ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ वर्ष 2017 में इस परियोजना को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे, और उसी के अंतर्गत उसके ये प्रयास चल रहे हैं कि वो साइबेरियाई टाइगर को फिर से रीवाइल्ड करें, यानी जंगली क्षेत्रों में बसाए। ये खबर है, तो हम साइबेरियाई टाइगर के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है? साइबेरियाई टाइगर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस अल्टाइका इसका वैज्ञानिक नाम है। कौन सा प्रकार है? ये स्तनधारियों में आता है, यानी मैमल्स में आता है। साथ ही ये मांसाहारी है, ये तो जानकारी आपको होगी ही। इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 फीट से भी ज्यादा होती है, 10.75 फीट इसकी लंबाई होती है, आप देख सकते हैं। और वजन भी बहुत ज्यादा होता है, 660 पाउंड के आसपास इसका
वजन होता है। अगर हम इसके इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की बात करें, यानी IUCN की रेड लिस्ट में इसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो हमें पता लगता है कि इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, इसका मतलब यह है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें कि वो कहां कहां पर पाई जाती है, तो पूर्वी रूस के बर्श के जंगलों में ये पाई जाती है। बर्श को इस प्रकार से लिखा जाएगा, वहां पर इसकी जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा चीन और उत्तर कोरिया में भी इनकी कुछ संख्या देखने में आ जाएगी। इसके अलावा हम देखें कि इस आवास में इनके रहने के कुछ लाभ भी हैं, क्योंकि उत्तरी जलवायु अन्य बाघों की तुलना में थोड़ी सी कठोर तो है, लेकिन इसके यहाँ पर रहने के कुछ लाभ भी हैं। इसका लाभ क्या है, क्योंकि जलवायु की कठोरता के कारण वहां पर मानव आबादी की बसावट बेहद कम है, यानी मानव आबादी का जो घनत्व है वो बेहद कम है, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में विचरण कर सकते हैं। बहुत बड़े जंगली क्षेत्रों में विचरण करने के लिए इनके पास पर्याप्त स्पेस होता है। अधिक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, क्योंकि उसमें हस्तक्षेप बहुत कम होता है। साथ ही जंगली क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर ये विचरण कर सकते हैं, और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि रूस का जो क्षेत्र है, बर्श का जो क्षेत्र है और रूस का पूरा क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो वहां पर लकड़ी उद्योग बहुत कम विकसित हुआ है, या आप कह सकते हैं लकड़ी उद्योग का अन्य देशों की तुलना में कम व्यापक है। इसके कारण ये बड़े क्षेत्र में विचरण करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इनके शिकार की संभावना हमेशा बने रहती है। विशेष तौर से चीन में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अंतर्गत इनके अंगों का प्रयोग किया जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए इनका शिकार भी किया जाता है। तो इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। शिकार इनके लिए महत्वपूर्ण खतरा है, और साथ ही क्योंकि वनों की कटाई, भले ही वन उद्योग रूस में बहुत व्यापक ना हो, उसके बाद भी वनों की कटाई होती है जो इनके आवास को सिकोड़ने की संभावना रखती है। इसलिए वन कटाई भी इनके खतरे के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक फैक्ट आ जाता है, एक तथ्य आ जाता है कि वनों की कटाई पर भी किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। अगर हम इनके प्रजनन की बात करें तो मादा बाघ आमतौर पर 2 से 6 शावकों को ही जन्म देती हैं। सामान्यतः जो मादा बाघ होती है वही शावकों की देखभाल करती है, और उसमें जो नर बाघ होता है उसकी बहुत कम सहायता मिल पाती है, बिल्कुल भी सहायता नहीं मिल पाती है। शावक 18 महीने की उम्र तक शिकार नहीं कर पाते हैं, और इनकी जो निर्भरता अवधि है वो लगातार बनी रहती है। शावक अपने क्षेत्र स्थापित करने से पहले 2 से 3 साल तक अपनी माताओं के साथ ही रहते हैं, और उसके बाद वे विचरण करते हैं और अपनी अलग टेरिटरी स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाघों का एक नेचर भी है। तो हमने इनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली। अब हमारी दूसरी खबर क्या है, हनी बैजर की। हनी बैजर भी एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि नेवले की तरह का जानवर आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो पैरों की ऊंचाई है आप देखेंगे कि ये नेवले से अधिक होती है, लेकिन नेवले की तरह दिखाई देता है। खबर चर्चा में क्यों है? खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पूर्वी वन विभाग द्वारा इसकी पहली रिकॉर्डिंग देखने को मिली है। इसकी जो रिकॉर्डिंग की गई है ये अब तक नहीं की गई थी, यानी उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है उसमें इसकी उपस्थिति है। अगर उसमें इसकी उपस्थिति है तो हमें अपने संरक्षण प्रयासों को अलग तरह से संयोजित करने की भी आवश्यकता होगी, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो हम इसके बारे में सामान्य जानकारी अब हासिल करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो सामान्य नाम है वो तो आपको पता लग गया, हनी बैजर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मेलिवोरा कैपेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये भी मैमल है, यानी स्तनधारी है। आहार क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी नहीं है कि सर्वाहारी भी है। सर्वाहारी यानी मांसाहार भी करते हैं और शाकाहार भी करते हैं। जंगल में इसका औसत जीवन काल कितना है? 7 वर्ष का है। आकार अगर इसकी बात करें, कंधे तक इसका आकार कितना रहता है? कंधा यहां तक हुआ तो इस कंधे तक इसका जो आकार, जो इसकी लंबाई रहती है वो 9 से 11 इंच तक ऊंचाई इसकी रहती है। ऊंचाई, माफ कीजिएगा, लंबाई बोल दिया था। तो और इसका वजन कितना है? 13 से 30 पाउंड तक इसका वजन है। अगर हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें इसको कम से कम चिंताजनक श्रेणी में घोषित किया गया है, यानी लीस्ट कंसर्न घोषित किया गया है। यानी इसकी आबादी को लेकर के किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ये नेवला जो समूह है उसी में एक प्रजाति के अंतर्गत आता है। यानी इसका वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो नेवला परिवार से संबंधित है। मध्यम आकार के स्तनधारी हैं,
और अलग प्रकार के, अलग तरह के जो नेवला परिवार से संबंधित हैं, वे कौन से अन्य जानवर हैं, जैसे स्कंक उसके अंतर्गत आता है, ऊदबिलाव आता है, फेरट भी उसी से संबंधित होता है। अगर आहार की बात करें तो अभी आपको बताया था ये सर्वाहारी होते हैं। क्या मुख्य रूप से खाना पसंद करते हैं? शहद और मधुमक्खी के लार्वा को ये मुख्यतः खाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कीड़े, उभयचर, सरीसृप यानी सांप वगैरह को भी मार करके खाते हैं। पक्षी, स्तनधारी जीवों को भी खाते हैं। जड़ें, जामुन और फलों को भी ये खाते हैं। इसी कारण से इनको सर्वाहारी कहा गया है। अगर हम इनके शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनके दांत बहुत तीखे होते हैं। इनके जो अगले पंजे होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और मजबूत शरीर होता है। उन्हें हड्डियों से मांस को कुशलतापूर्वक अलग करने में ये सारी चीजें सक्षम करती हैं और इसलिए मांसाहार भी करते हैं, केवल शाकाहार ही नहीं करते। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उप सहारा अफ्रीका, यानी सहारा के अलावा जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। जो सहारा रेगिस्तान के अलावा का क्षेत्र है, इसके अलावा सऊदी अरब, ईरान और पश्चिम एशिया में ये पाए जाते हैं। अगर हम इनके आवासीय अनुकूलनशीलता की बात करते हैं तो ये विभिन्न वातावरणों में पनप सकते हैं। गर्म वर्षा वनों में भी पनप सकते हैं और ठंडे पहाड़ों पर भी ये रह सकते हैं। और अगर हम इनकी गतिविधियों के पैटर्न पर बात करें तो ज्यादातर ये दिनचर होते हैं, लेकिन मानव बस्तियों के पास ये रात्रिचर भी हो सकते हैं और आमतौर पर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इनके जो आश्रय स्थल होते हैं वो किसी न किसी प्रकार की दरारें होती हैं, जैसे चट्टानों की दरार में ये रहते हैं। अगर कोई पेड़ खोखला है तो वहां पर ये रह सकते हैं। शाही और नेवले जैसे जो इनके परिवार से संबंधित अन्य जानवर हैं, उनके द्वारा छोड़ी गई मांदों में भी ये रह सकते हैं। अगर इनके खतरे की बात करें तो किन चीजों से इनको खतरा है, तो इनको शिकार इनका किया जाता है। किसानों और मधुमक्खी पालकों के साथ लगातार इनका टकराव और संघर्ष होता रहता है, जिससे इनका शिकार होता है। जंगली मांस के रूप में इनका उपभोग किया जाता है और पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्गत भी इनके व्यापार की संभावना बनी रहती है, जिससे इनकी जनसंख्या को भविष्य में खतरा हो सकता है। लेकिन ये IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, यानी कम से कम चिंताजनक श्रेणी में इनको रखा गया है।